नमस्कार प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और सभी बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। लास्ट टाइम हमने जब बात की केमिस्ट्री की तो केमिकल बॉन्डिंग हमारा चल रहा था। और केमिकल बॉन्डिंग में जो चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हमने काफ़ी सारा कुछ कर लिया था। और अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या कर लिया था, तो हमने अष्टक नियम के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था कि अष्टक नियम क्या है और अष्टक नियम को इसके क्या क्या लिमिटेशंस है। अष्टक नियम को हमने समझ लिया था, सही है। सुनिएगा, अब कल हमने जब हमने एंड किया तो हमने आपको बताया कि जो कुछ बॉन्डों के बारे में बताया। कुछ बॉन्ड होते हैं और बॉन्ड को हमने डिवाइडेशन किया था कि हम बॉन्ड के बारे में कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बॉन्ड की बात करें तो एक बॉन्ड, पहला बॉन्ड की बात करें तो इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। और बॉन्ड की और बात करें तो आयनिक बॉन्ड, एक बॉन्ड का प्रकार क्या है, आयनिक बॉन्ड, सही है। और बात करें, एक होता है मेटेलिक बॉन्ड, सही है। और एक होता है बेटा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, सही है। अगर हम बात करें इन बॉन्डों की तो इनके बारे में हम अच्छे से अब अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से कौन सा बॉन्ड पाया जाता है और किस बॉन्ड की वजह से कौन सा बॉन्ड की क्या रिएक्शंस होती है, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम अगर और बात करें तो बॉन्ड के आधार पर एक होता है मोलिकुलर बॉन्ड। मोलिकुलर बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो मोलिकुलर बॉन्ड भी तीन होते हैं। एक आपने सुना होगा पोलर बॉन्ड, पोलर पोलर बॉन्ड। एक होता है पोलर नॉन पोलर बॉन्ड, सही है। और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मेनली हम बात करें हमारे केमिकल बॉन्डिंग में तो हम आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। अगर हम एक एक को एक्सप्लेन करें तो हम सबसे पहले अगर बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। इसकी बेटा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड जो है इसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, सही है। समझिएगा, ये जो कोऑर्डिनेटेड, ये सॉरी, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा अगर इसकी बात करें रिक्वायरमेंट है इसकी, तो आपने जो अष्टक नियम पढ़ा था उसमें आपने एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। याद कीजिएगा, आपने किया था ऐसे CH4 की जब हमने स्ट्रक्चर बनाई तो सर हमने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाई थी, 1 2 3 4। और यहाँ हमने जो बॉन्ड बनाया था वो बॉन्ड जो था वो था कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड था। ये कौन सा था बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। अर्थात सर ये कैसे पता लगा कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो सर अभी हमने इसके डेफिनेशन की बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की, तो कैसे समझेंगे। देखे, मैंने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड था, तो बात करें कोवलेंट बॉन्ड की तो सुने आराम से कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं, कौन, नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स अधिकांशतः नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। सर कैसे, अधिकांश पी ब्लॉक के तत्व जो कि नॉन मेटल होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। कैसे, देखिएगा, अगर बात करें पी ब्लॉक का एक एलिमेंट की Cl2 क्लोरीन गैस है, अगर इनकी बात करते हैं तो देखो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट जो बॉन्ड है अगर बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, वो सबसे पहले लेंग्यूमर ने दिया था। किसने दिया था, लेंग्यूमर ने। और लेंग्यूमर ने संशोधित किया किसको, Cl2 के बारे में बताया
कि Cl2 के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। क्या बताया कि Cl2 के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कि सर कैसे पाया जाता है वो देखिएगा कि अगर Cl की बात करता हूं तो वो कहते हैं कि Cl है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। अर्थात इसके बाह्यतम कोश में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और हर जैसे ही दूसरा क्लोरीन की बात कर लेते हैं तो उनके पास भी कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कहता है कि इसमें हुआ क्या है कि क्लोरीन चाहता है कि 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन और प्राप्त कर लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से बेटा उसको 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी। अर्थात अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये किसके जैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा, अक्रिय गैस जैसा। कैसा, अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो ठीक है सर, इसलिए क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 है बेटा, 7। और ये दूसरे क्लोरीन के साथ इसके भी कितने हैं, 7। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, साझा। और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। अर्थात इनके बीच में जो बॉन्ड का निर्माण किया गया है उस बॉन्ड को ही आपने सहसंयोजी बंध बोला। क्या बोला, सहसंयोजी बंध। कि सर नाम भी इसका अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। सह मतलब साथ साथ, सह मतलब साथ साथ, संयोजी मतलब संयोग करना। क्या करना, संयोग करना। अर्थात जब भी कोई नॉन मेटल्स आपस में समान इलेक्ट्रॉन का साझा करें, जब भी कोई अधातु आपस में समान इलेक्ट्रॉन का साझा करे तो उनके बीच में जो बंध बनता है उसे ही हम सहसंयोजी बंध बोलते हैं या कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर आगे हम इसकी बात करें तो इससे एक चीज समझेंगे। देखें कि अगर मैं सर कहता हूं कि ऑक्सीजन O2 की बात करता हूं तो पता लगा कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने कहा ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन लिया, उसके पास भी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, सर 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, हमने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये क्या करना चाहेंगे, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिएगा 2 4 6 और 2 8, अर्थात ऑक्सीजन के पास सर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और इनके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। रियलिटी में हर कोई परमाणु ये चाहता है कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर ले। अर्थात अगर सही मायने में समझें तो अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए ही सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं जितने भी अधातु होते हैं। सही समझे हो। तो अगर बात करें, देखिएगा अगर सर N2 की बात करें, किसकी बात करें, N2 की बात करें तो देखिएगा N2 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास 5, तो सर नाइट्रोजन के पास बिल्कुल 5 होते हैं। हमने इसके 5 ये कर दिए और हमने फिर कहा अगर दूसरा नाइट्रोजन है तो उसके पास भी कितने होंगे, 5। हमने इसके भी 5 कर दिए। इन्होंने आपस में समान इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, साझा कर लिया। और समान इलेक्ट्रॉन का साझा करने से इनके बीच में देखिएगा 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अर्थात इन्होंने अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लिया है। और अर्थात अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने से इनके बीच में कौन सा बंध प्राप्त हुआ, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड प्राप्त हुआ। बात समझ में आई। तो इससे एक चीज देखें, अभी आपने एक, अगर इसकी बात करें तो इनके पास देखो बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड है। अर्थात डबल है इसलिए इसको द्विबंध के रूप में देखा गया है। क्या देखा गया है, द्विबंध। और ये क्या है सर, इसमें 3 है तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिबंध। तो अगर बात करें नाइट्रोजन के बीच में तो N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कोवेलेंट पाया जाता है। और अगर हाइड्रोजन की भी बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन के पास भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसे बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं बेटा,
एकल बंध। तो यहाँ से सहसंयोजी लक्षण के बारे में समझ में आता है कि सहसंयोजी बंध होता क्या है और सहसंयोजी बंध को किस तरीके से समझा जाता है। अगर हम आगे इसमें आगे बढ़ते चलें तो जितने भी अधातु के पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट अधिकांशतः कौन से बंध का निर्माण करते हैं, सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपस में नॉन मेटल्स के साथ सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। सुने, अगर यहाँ हम सहसंयोजी को और पढ़ेंगे, अगर बात करें इस सहसंयोजी बंध की, तो सुने कि परिभाषा अगर हमें बोलनी हो तो हम कहेंगे कि किसी भी कोई भी दो अधातु आपस में समान इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले तो उनसे क्या सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। अब सुनिएगा, ये है मैंने कहा हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में क्या बना लिया सर, एकल बंध सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लिया। तो सहसंयोजी बंध का निर्माण किया तो इसका इलेक्ट्रॉन को अगर सही मायने में देखें वो इस तरीके से होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत क्रम में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, किसमें, बॉन्ड के अंदर। अर्थात अगर इसको जरूरत है तो तू भी ले ले और अगर इसको जरूरत है तो तू ले ले। तो बात करें तो इनके बीच में विपरीत क्रम में, कैसे, विपरीत क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, किसमें, बंध में। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, देखो जो इलेक्ट्रॉन बंध में उपस्थित है इन्हें बोलते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, बंधित इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। सही है। और देखो अगर इसकी और आगे बात करें, ये समझना जरूरी है हमें, क्योंकि इसके बाद हम अगर VSEPR थ्योरी की बात करें या और अगर हाइब्रिडेशन की बात करें या इनकी बात करें तो इनके बगैर नहीं समझा जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखें कि हमने कहा कि इनके बीच में एकल बंध बना, हाँ जी सर, तो एकल बंध बना तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन कैसे सेट हो गए, विपरीत क्रम में हो गए। तो हमने कहा इनके जो बंध हैं उसमें इलेक्ट्रॉन है, उन्हें बोला, क्या बोला, बंधित इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो सर यहाँ तो पेयर की बात भी की गई है, तो हम इसको कहेंगे कि अगर पेयर की बात की है तो इसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर हम बात करें तो इनको क्या बोलेंगे, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। अर्थात कोई भी कोवलेंट बॉन्ड हो उसके एकल बंध के अंदर एक बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाएंगे और बंधित इलेक्ट्रॉन दो पाए जाएंगे, क्योंकि समान इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया है, साझा। सर अगर इसकी बात करते तो क्या करते, सर ऑक्सीजन की अभी आपने बात की, ऑक्सीजन के बीच में आपने डबल बॉन्ड का निर्माण किया और हमने कहा यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ था कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो हमने कहा कलर थोड़ा, हमने कहा इसके पास कितने हैं, दो और दो चार, ये बच गए, और दो और दो चार, ये बच गए, भाई 6 हो गए। तो अब देखिएगा इस बात को भी समझने का प्रयास कीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है ये बातें कि इसके पास अगर मैं बात करूं तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा और इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा। तो हमने कहा कि इसमें दो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। क्या है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि इन्हें ही बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। सही है। अब देखिएगा, अब सर ये क्या बच गए, ये भी तो है कुछ। तो देखिएगा अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, क्या ये बंद बना रहे हैं, नहीं सर ये बंद नहीं बना रहे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अबंधित। क्या बोलते हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर। देखिएगा अगर हमने लोन पेयर की बात की है तो लोन पेयर अबंधित है, अर्थात बंध जो नहीं बनाते उन्हें हम अबंधित बोलते हैं। और लोन मतलब अकेला, पेयर मतलब युग्म, जो अकेला रहना पसंद करता है ऐसा युग्म, उन्हें बोला हमने क्या, लोन पेयर। तो हम इनमें इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर है। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है
कि सर अगर हम पूरी तरीके से समझें तो देखिएगा, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करें, या फिर नाइट्रोजन की बात करें, तो देखिएगा इसके पास ये बच गया, इसके पास दो दो बच रहे हैं, इसके पास भी दो बच रहे हैं। सही है। अब देखिएगा, अगर हम इनकी बात करें तो बॉन्ड पेयर कितने हैं भी, बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें वो कितने हैं, या फिर हम बात करें लोन पेयर की बात करें, या फिर लोन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा हाइड्रोजन में भाई एक बंद है, तो इस मतलब बॉन्ड पेयर कितना है, एक। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, दो। आपको भी बताया था इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं सर, दो इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर सर है ही नहीं इसके पास, ना हाइड्रोजन के पास ना उसके पास, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है। अगर इसकी बात करता हूं तो देखिएगा, एक बॉन्ड पेयर कितने हो गए, एक और एक, दो बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, चार इलेक्ट्रॉन है, एक में दो तो दो में कितने हो गए, चार। कितने हो गए, चार। अगर अबंधित इलेक्ट्रॉन की बात करें या लोन पेयर की बात करें तो सर दो दो चार, दो छह। अगर बात करें देखो, एक, दो, तीन और चार, तो कितने हो गए, चार इसके पास लोन पेयर हो गए और आठ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आ रहा होगा। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इनके पास देखिएगा, तीन तो क्या है, बॉन्ड पेयर, सिक्स क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितने हैं सर, लोन पेयर टोटल दो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, चार। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, क्योंकि वीएसईपीआर जो थ्योरी है उसमें पूरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग ही आगे का पूरा पोर्शन चलेगा। तो हमें ये मस्ट भी नेसेसरी था कि इसको हम समझें, और इसकी वजह से हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। सही है। अगर हम इसमें आगे और बात कर लेते हैं तो सह संयुगी आबंध की हमने इतनी बात की, और इससे अगर इसकी बात करें कि आगे हम एक अगले बॉन्ड की बात करें, आयनिक बॉन्ड की, किसकी, आयनिक बॉन्ड की, तो ये मेरे हिसाब से सहसंयोजी कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, इसके इसके गुण पढ़ेंगे। जब हम सारे बॉन्ड कंपेयर कर लेंगे तब हम इनको समझेंगे इसका क्या कैरेक्टर होता है। अगर इसकी बात करें गलनांक क्वथनांक की, या फिर अगर इनकी विशेषता की बात करें तो आयनिक की तुलना में कम होता है इनका गलनांक क्वथनांक। और अगर सह संयोजी आबंध की बात करें तो फजान रूल एक आएगा आगे, इससे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम फजान रूल ही स्टार्ट करेंगे। फजान रूल में सह संयोजी कैरेक्टर को डिनोटेड किया है और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर इससे आगे चलते हैं तो देखिएगा, अगर इससे आगे चलें तो अगला है आयनिक बंध। कौन सा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। सर आयनिक बॉन्ड की कैसे समझेंगे, तो देखिएगा आयनिक जो बंध है उसको समझने के लिए आपने एक आवर्त सारणी, जो हमारा जो पीरियोडिसिटी है उसको समझना थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि आयनिक बंध का निर्माण एक प्रोसेस से किया जाता है जिसे ब्रोन हबर प्रोसेस बोलते हैं, उसको समझेंगे। अगर हम सीधी बात करें आयनिक, तो देखो समझ में आ रहा है आयनिक से मतलब रहने वाला क्या है इसमें, आयन। क्या रहने वाला है, आयन। और आयन आपस में क्या बनाते हैं, बंध का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं। तो सर आयन क्या होते हैं, तो बेटा आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है बेटा ऋणायन। एक क्या होता है, धनायन, और एक क्या होता है, ऋणायन। सर धनायन क्या होता है और ऋणायन क्या होता है, तो समझें कि जो कोई भी धातु, कोई भी जितने धातु ज्यादा, अधिकतर धातु की बात कर लेते हैं, वैसे बताएं कि कोई भी यौगिक या परमाणु की बात करें, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हो या इलेक्ट्रॉन दान करता हो, क्या करता हो, दान करता हो, तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा आएगा, पॉजिटिव।
और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो नेगेटिव चार्ज वाला परमाणु है उसे ऋणायन बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज वाला जो परमाणु है उसे धनायन बोलते हैं। सही है। अब आपको उस दिन पहले दिन बताया था कि इनमें रिपल्सन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है। धनायन धनायन में रिपल्सन होता है, धनायन ऋणायन में अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से बॉन्ड का निर्माण। पहली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाके देखें और समझने का प्रयास करें कि धनायन ऋणायन से बंध का निर्माण कैसे होता है। सही है। अब देखें अगर हम आयनिक बंध की बात करें तो एक स्टोरी बेस पे हम समझेंगे इसको। देखो, अगर पहली बात बनता किनके बीच में है, तो धातु प्लस अधातु, धातु प्लस अधातु। सर ये क्या मतलब हुआ, जितने भी मेटल्स हैं, क्या है, मेटल, मेटल की टेंडेंसी होती है क्या, इलेक्ट्रॉन देने की। क्या होती है, आपको भी पता है, इलेक्ट्रॉन देने की। और उसके कारण उनके ऊपर कौन सा आवेश आना चाहेगा, पॉजिटिव आवेश आएगा। कौन सा आएगा, पॉजिटिव आवेश आएगा। तो सर जब पॉजिटिव आवेश आएगा तो ये धनायन बन गया। और इन अधातु होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, जिसकी वजह से इनके ऊपर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश आता है सर। और ऋण आवेश की वजह से ऋणायन बनते हैं। क्या बनते हैं, ऋणायन। सुनना, धातु अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देना चाहता है और अधातु किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। उसकी वजह से वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं, और अट्रैक्शन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने से उनके बीच में आयनिक बंध का निर्माण होता है। सर कैसे, समझ में नहीं आया तो सर अभी देखिएगा कि मैंने कहा सोडियम बेचारा मेटल है। क्या है, मेटल। अगर सोडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 11, और इसका लास्ट की अगर बात करें तो एक इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाइटम कोश में, एक इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नियोन का 10 और 3s1 किसका, सोडियम का। ठीक है। इधर सर ये क्या है सर, सर ये मेटल है। क्या है सर, मेटल है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें फर्स्ट ए ग्रुप या सेकंड ए ग्रुप, वो अधिकांशतः ऋणायन वो अधिकांशतः बोले तो आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, आयनिक बंध या धात्विक बंध का निर्माण करते हैं। सर कैसे करते हैं उनकी बात करेंगे। कि मेरे हिसाब से समझ आया होगा कि इसका 3s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देखें, इसको मैं कर देता हूं क्लीन, देखिएगा। ये सोडियम है, और इधर मैंने कहा क्लोरीन है। क्लोरीन के पास 17 है, और इसका कितना होता है, आपको भी पता है, 3s2 3p5 होता है। 3s2 3p5 होता है। तो देखें इसके भाइटम कोश में सर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हुआ क्या, सोडियम चाह रहा था कि कोई उससे इलेक्ट्रॉन ले जिससे वो अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करें। इधर क्लोरीन चाह रही थी कोई एक इलेक्ट्रॉन दे और क्या कर ले, अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर ले। और ये देखिएगा, क्लोरीन अधातु है। क्या है, अधातु। साथ सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल। सही है। देखो, सोडियम चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे, क्लोरीन चाहता है कोई एक इलेक्ट्रॉन, ये तो बाहर देना चाहता है और ये लेना चाहता है। जो बाहर देता है उसके ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये सोडियम धनायन बन गया, ये क्लोरीन ऋणायन बन गया। और अभी बताया था, धनायन और ऋणायन मिलकर के जो बॉन्ड का अर्थात धनायन ऋणायन बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को ही हम बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। अब समझें सर किस किस के कौन कौन से मेटल्स के बीच में आयनिक बंध बनता है। तो बात करें कि जिनकी विद्युत ऋणता, वे बंध या वे मेटल या वे नॉन मेटल जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं,
1.7 से अधिक हो, क्या हो, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से अधिक या कहीं आपको 2 से भी अधिक मिल जाता है लिखा हुआ, से अधिक होगा, वो आयनिक बंध का निर्माण करेगा। क्या करेगा बेटा? आयनिक बंध का निर्माण करेगा। सर कैसे? देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हमने कहा HCl की बात कर लेते हैं। HCl इसकी एक है और इसकी 3.5 है, क्या? विद्युत ऋणता। क्या? विद्युत ऋणता। अब विद्युत ऋणता का अंतर देखिएगा, हमने कहा 3.5 और -1, तो डेल ई एन आ गया हमारे पास कितना सर? 2.5। अर्थात इनके बीच में कौन सा बंध बनने वाला है सर? आयनिक बंध बनेगा। कौन सा? आयनिक बंध बनेगा। सही है, क्योंकि 1.7 से अधिक है। तो हमने कहा ठीक है, H जो होता है H+ की फॉर्म में जाना पसंद करता है, और Cl जो है विद्युत ऋणता अधिक होने की वजह से Cl- में जाना पसंद करती है, और ये आपस में मिलकर के HCl बंध का निर्माण करते हैं। और ये बंध कौन सा कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। कौन सा? आयनिक बंध कहलाता है। सही है। अगर हम एक बात कर लेते हैं यहाँ से बोन हेवर साइकिल की भी बात कर लेते हैं, बोन हेवर साइकिल की बात करते हैं, तो वो देखिएगा, आयनिक बंध को समझने के लिए एक हम साइकिल बोर्न हर्बर साइकिल बोले तो चक्र, बोन हेवर चक्र की बात करें तो समझना कि होता क्या है। सोडियम होता है सोलिड फॉर्म में। ऐसा सोलिड फॉर्म में सोडियम से हम बनाते हैं, इधर कर लेते हैं, सोडियम से हम बनाते हैं Na गैस। क्या बनाते हैं? गैस। और आपको पता है जब भी सोडियम गैस सॉलिड से गैस में जाता है तो सब्लिमेशन एनर्जी दी जाती है। सब्लिमेशन एनर्जी दी जाती है, तो एच सब्लिमेशन एनर्जी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, और इसकी वजह से किस में चला गया? गैस में। गैस के बाद अब देखो, गैस हो गया, इसके बाद इसको आयनिक फॉर्म में आने के लिए ये एनर्जी क्या करेगा? किसी भी उदासीन परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, तो उसे बोलते हैं आयनिक, आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? एक बार रुकना। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या दी जाती है? Ie। इसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। सही है। और इधर से बात करें, एक क्लोरीन है, क्लोरीन को फॉर्म चेंज करने के लिए क्लोरीन गैस में, अर्थात यहाँ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी दी हमने, और बॉन्ड एनर्जी देने के बाद हमको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए इसको कौन सी एनर्जी दी जाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इधर क्या दी? आयनाइजेशन एनर्जी। इधर क्या दी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर ये नेगेटिव बन गया, अर्थात ये क्या बन गया सर? ऋणायन। और ये क्या बन गया? धनायन। जब भी ऋणायन और धनायन अपोजिट आवेश मिलते हैं, तो इनके लिए जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बेटा? जालक ऊर्जा। इसे ही हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। अगर बात करें, इसे जालक ऊर्जा बोलते हैं, और इससे कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध का निर्माण होता है सर। कौन सा? आयनिक बंध का। तो हमने इस साइकिल में बात की किसकी? एक तो सब्लिमेशन एनर्जी की बात की है, एक हमने बात की है आयनाइजेशन एनर्जी की बात की है, एक हमने बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी की बात की है, एक हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की है, और एक हमने लेटिस एनर्जी की बात की है। ये सारा जो पोर्शन है, यहाँ तक का पोर्शन आप सारा सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं, आवर्त सारणी में आप पूरा ये पढ़ के आए हैं या पढ़ लिए होंगे।
और ये है लैटिस एनर्जी। यहाँ समझे, अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे के पास आते हैं तो एनर्जी का रिलीज करते हैं, और एनर्जी रिलीज करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे चालक ऊर्जा बोलते हैं। सही है। और इससे कौन सा बंध का निर्माण होगा सर? आयनिक बंध का निर्माण होगा। कौन से बंध का निर्माण होगा? आयनिक बंध का निर्माण होगा। तो हमने आज की क्लास में दो बंध पढ़ लिए हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, आयनिक बंध सबसे मजबूत बंध होते हैं, सबसे स्ट्रांग होते हैं। अगर कंपेयर करें आयनिक बंध की, तो कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर बॉन्ड स्ट्रांग ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी इनका, या स्टेबिलिटी भी इनकी ज्यादा होती है। किसकी? इनकी। किससे? कोवलेंट बॉन्ड से। तो याद रखना, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन कुछ इनके अपवाद की बात करें तो एक है एल्युमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम नाइट्राइड, अगर बात करें कार्बन डम, अगर बात करें सिलिका ऑक्साइड, ये सारे के सारे जो कंपाउंड है, ये अपवाद के रूप में ये आयनिक बंध की बराबर एनर्जी का क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। अर्थात इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, अधिकांश होता है। याद रखना, ये अपवाद ये पूछे जाते हैं, अधिकांश से पूछ लिए जाते हैं। इनमें पाया तो कौन सा जाता है? सह संयोजी बंध। कौन सा? सह संयोजी बंध। और एक और है हीरा। का? हीरा। इनमें कौन सा बंध पाया जाता है? सह संयोजी बंध पाया जाता है सर। लेकिन इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और स्टेबिलिटी, और इसका सर रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो सर इसका रीजन ये है, इनमें जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये एक दूसरे के साथ जुड़ के जाल बना लेते हैं, और जाल बनने से आपको पता है यूनियन दी स्ट्रेंथ, अर्थात जितना ज्यादा गहरा जाल होगा उतनी ताकत अधिक लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। तो आज की क्लास में हमने आयनिक बंध पढ़ लिया है, और कोवलेंट बंध पढ़ लिया है, और बॉन्ड पेयर की बात की है, लोन पेयर की बात की है, लैटिस एनर्जी की बात की है। सही है। और यहाँ से आगे का जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।